Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel. My name is Rajat Kumar. In today's discussion, we are going to start a series on polity and governance, and we are going to start from very scratch. So one more thing, this lecture is going to be in bilingual in Hindi and also in English. तो आज मैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे हैं ये हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे वो समझेंगे हम नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस। क्योंकि ये दोनों शब्द हम बहुत बार सुनते हैं कि स्टेट नेशन क्या होता है, नेशन क्या होता है, स्टेट। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट लाइक इंडिया इज़ 28 स्टेट एंड अमेरिका इज़ 50 स्टेट। ये स्टेट वो स्टेट नहीं है। इन पॉलिटी वी से कंट्री एज अ स्टेट, हम कंट्री को ही पूरा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट मतलब होता क्या है रियलिटी में, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री को अपन, जो कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री हुई पूरी वो पूरा स्टेट हुआ। जैसे इंडिया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक, वो हुआ स्टेट। तो नेशन क्या होता है? नेशन एक फीलिंग होती है। नेशन कोई ऐसे फिजिकल बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है, नेशन होती है फीलिंग। फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मतलब एक जुटता, एक साथ रहने की वो जो फीलिंग होती है उसको अपन कहते हैं नेशन, ठीक है। हम कैसे एक साथ रहें और कैसे सब खुशहाली से रहें, उसमें अपन नेशन को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें और थोड़ा आगे हम बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करे। वो एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करे। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपकी बाउंड्री एंड फीलिंग इट शुड बी सेम। जो आपकी पूरी टेरिटरी है, ऐसा ना हो कि रीजनलिज्म आ जाए कि कोई दिल्ली से है कोई गुजरात से है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, ऑल दो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। हमारे इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, कल्चर अपने अलग अलग होते हैं, बट ऑन अ वाइडर लेवल दे शुड फील टुगेदर। ओके। तो हम ऑलवेज बी ट्राई टू मेक इंडिया एज अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री एंड फीलिंग शुड बी सेम। बाउंड्री एंड फीलिंग शुड बी सेम। ओके, ये एक होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इसमें और कुछ डिटेल में जाएं तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या नेशन क्या स्टेट क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक नेशन, नेशन एक है, फीलिंग एक है, बट दो स्टेट हैं वो, ठीक है। कि अंदर से मतलब फीलिंग वही है कि वो एक ही जगह रहते हैं, सब कुछ सेम है, बट दो अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, वो दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कोरियन पेनिनसुला, या कोरिया की हम बात करें तो कोरिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया हमारा एंड साउथ कोरिया हमारा, ये एक नेशन और टू स्टेट का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। हम जानते हैं नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। और एग्जांपल ज़रा देखते हैं हम। अगर हम देखें अब एग्जांपल कि चलो एक स्टेट लेते हैं इस बार, लेट्स टेक वन स्टेट, वन स्टेट एंड टू नेशन। मतलब कि ऑन पेपर ये कंट्री तो एक है, बट इसके अंदर टू नेशन बसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसका बेहतरीन एग्जांपल हो गया श्रीलंका। तो आई होप कि आप जानते होंगे श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में। तो मेनली श्रीलंका में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तमिलियंस और एक सिन्हेलिस, ठीक है। सिन्हेलिस एंड तमिलियंस। तो श्रीलंका में बहुत दिनों तक सिविल वॉर भी चली थी, जो कि 2009 में सिविल वॉर ऑन पेपर एंड हुई थी। 2009 में सिविल वॉर जब इनका जो तमिलियन लीडर था आर प्रभाकरन, उसकी जब डेथ हुई तब जाके इनकी सिविल वॉर ऑन पेपर एंड हुई। क्योंकि जो श्रीलंका कंट्री है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तमिलियंस वहाँ के डिमांड कर रहे थे कि इसको हम अलग एक कंट्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ
लैंग्वेज का कुछ तो दिक्कत हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे सब नहीं चाहते थे, ऑल्दो एक एक्सट्रीम ग्रुप था जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ये अपनी एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। ठीक है। तो रिसेंटली एक टीवी शो भी आया था, फैमिली मैन करके, फैमिली मैन 2। तो उसमें जो फैमिली मैन 2 है उस पर भी कुछ केस वगैरह शुरुआत में चला था इसके ऊपर ही, कि ये लोग वहाँ के तमिलियंस को थोड़ा गलत तरीके से दिखा रहे हैं, एज अ टेररिस्ट दिखा रहे हैं, तो उस पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चला था। ठीक है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं चल रही है, बट बहुत सालों तक श्रीलंका में टर्मोइल था। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अच्छा, तो हमने श्रीलंका देखा, हमने कोरिया देखा, तो इंडिया कहाँ पे आता है? ऑन पेपर तो इंडिया भी तो एक स्टेट है। ऑन पेपर तो इंडिया एक स्टेट है। और जैसा मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, श्रीलंका में सिर्फ तमिल और सिनेलीज नहीं रहते, और भी बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और भी बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बट दे दे आर इन माइनॉरिटी। यहाँ पर तमिलियंस, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 20% के लगभग हैं, और सिन्हलीज 70 समथिंग% के लगभग है। अगर मैं एक्यूरेट एक्यूरेट तो कोई भी पूरा नहीं होता, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। तमिलियंस के अंदर भी तमिलियंस मुस्लिम होते हैं और भी बहुत लोग होते हैं। तो तमिलियंस की पॉपुलेशन इनसे तो कम ही है सिन्हलीज से, सिन्हलीज मेजोरिटी में है। और सिन्हलीज वो लोग होते हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं। हाँ, तो इंडिया एग्जाम्पल है वन स्टेट विद मैनी नेशंस। इंडिया के अंदर कितने 28 स्टेट हैं। अभी जब हमने जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट हटा दिया, उसके बाद भी हमारे पास 28 स्टेट है, और हर एक स्टेट, राजस्थान इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम केरला, एंड केरला इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश कल्चर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे तो इंडिया में ही इतने सारे फीलिंग्स एंड नेशंस हैं। ठीक है। बट हम हमेशा ये चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम नेशन स्टेट बनाए इंडिया को। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि सबको सबका कल्चर बर्बाद कर दें। वो तो बेकार बात हो जाएगी, बिकॉज वो कंट्री बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी बहुत। ठीक है, मंडेन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी वो। कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। तो जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या है, चाइना में क्या है, ऐसा मतलब ऑन मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बोलते हैं कि वहाँ पर एक तरह के ही कल्चर वगैरह फॉलो करवाते हैं, तो उससे दिक्कत होने लग जाती है कुछ ज़्यादा ही। तो इसका एग्जांपल हो गया इंडिया। यूएसए भी कह सकते हैं हम। ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, तो वन स्टेट वन नेशन का एग्जांपल क्या हुआ फिर, कि एक ही स्टेट है और एक ही नेशन है? तो इसका एग्जांपल है वन स्टेट वन नेशन का एग्जांपल है जापान। जापान एक एक बहुत ही वर्ल्ड की एक बेहतरीन इकॉनमी है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। सबसे पहली बात तो इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये जापान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे वर्क एथिक्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही यहाँ पे ब्रिलियंट होती हैं। और तो आपको पता ही है, बट जापान की दिक्कत क्या है कि जापान के लोग, जो लोग हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, बट जो उनका जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आते ही रहते हैं। और इंडिया के साथ क्या दिक्कत है, कि इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन तो एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया, ट्रॉपिक्स में है हम, हमारी सॉइल इतनी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट माइंडसेट माइंडसेट की दिक्कत है इंडिया में। सो ये दिक्कत है इंडिया और जापान में। जापान तो 1945 में जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उसके बाद से वो डेवलप हुआ है। और यहाँ सुनामी 2011 में इतनी भयंकर सुनामी आई थी। फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हुआ था। नाइन डेट मेरे को ईयर याद नहीं, बट फुकुशिमा करके कुछ एक कोस्टल सिटी है, वहाँ पे हुआ था। जैसे 1986 में चरनोबिल में यूएसएसआर में हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं हम, तो उस वन स्टेट वन नेशन का एग्जांपल है जापान। ठीक है। तो ये तो बात हुई वन स्टेट एंड वन नेशन की। अब थोड़ी बात करते हैं डिटेल में, लेट्स टॉक अबाउट कि स्टेट। तो हमने बात कर ली कि स्टेट क्या है, कि उसकी फिजिकल बाउंड्री स्टेट होती है। तो स्टेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इनके कंपोनेंट्स को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट किस किस से मिलकर बनता है। तो बहुत बेसिक सी बात है, स्टेट किस से मिलकर बनेगा? वहाँ पे रहने वाले लोगों से। तो सबसे पहली बात, पॉपुलेशन से, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन जो रह रही है। स्टेट पॉपुलेशन तो कंपोनेंट है स्टेट का। सेकंड जो चीज़ है, सोवेर्निटी।
सोवर्निटी का मतलब होता है, अच्छा अभी इस एक एक करके डिस्कस करेंगे। सोवर्निटी का मतलब भी क्या होता है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। फिर हमारा आ गया टेरिटरी। ओ, टेरिटरी, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, पॉपुलेशन, सोवेरेनिटी, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। तो पॉपुलेशन को तो मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ब्रेक पे रुक जाइए अभी आप। सोवेरेनिटी की बात करते हैं। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है कि अनडिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी ओवर इट्स पॉपुलेशन। मतलब एक तो ये बात हो गई कि अपने लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, रियलिटी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के ऊपर रूल करे, अनडिस्प्यूटेड लीगल रूल करे वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को कोई रूल पास कराना है, अगर मान लो सीए पास करवाना है या कोई भी और दूसरा कानून पास कराना है, तो उसको किसी और कंट्री से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको इसके लिए यूनाइटेड नेशन वगैरह नहीं जाना पड़ेगा कि हाँ हमको ये लॉ पास कराना है, प्लीज़ हमको इजाज़त दे दो। नहीं, इंडिया सॉवरन है। इंडिया 1950 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। बट क्या इंडिया के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कुछ भी डिसीजन ले ले, कुछ भी कर ले, जैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना में है? ऑल्दो वो लोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी बस है। नॉर्थ कोरिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना में ऑन पेपर डेमोक्रेसी है, वो भी वन पार्टी रूल है, तो वहाँ तो बहुत ही दिक्कत है। तो हम ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है। जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रेशर बनाए रखती हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आती है, फॉर्म लॉ हो गया या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, जो भी कंट्रोवर्शियल बिल्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पक्का कुछ ना कुछ कमेंट वगैरह हमेशा कुछ ना कुछ करती हैं और प्रेशर क्रिएट करती हैं कि गवर्नमेंट कोई ना कोई तो डिसीजन ले उसके ऊपर। तो अनलिमिटेड पावर तो नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले कि हाँ कल से ये वाले लोग इस देश में नहीं रहेंगे, इनको हम भगा दें। ऐसा बिल नहीं हो सकता। ठीक है, लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट तो है ही एक पार्ट डेमोक्रेसी के अंदर। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को कू हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मिलिट्री थी, जनता जुनता कहते हैं उसे, उसने ओवरटेक कर दिया था वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ठीक है, और वो अभी तक चल ही रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ही वहाँ पे अभी तक कू चल ही रहा है। और जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, उन सबको उन्होंने कैद कर रखा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रेशर क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो हमने सोवर्निटी की तो बात करी, पॉपुलेशन की भी करेंगे। टेरिटरी, टेरिटरी तो अपने को पता ही है, वही जो फिजिकल बाउंड्री अपनी जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, वो तो हमारा मेनलैंड इंडिया हुआ, ध्यान रखना। बट इंडिया का पार्ट, इंडिया अगर हम बोलें तो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो हमारी वो पूरी टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब तो ईजी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं थोड़ी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट तो इस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंडिविजुअल कई बार, क्योंकि गवर्नमेंट में कई बार मोनार्की रूल करती है, राजा होते हैं वहाँ पे। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ऑल दो। तो इस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या तो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या तो इंडिविजुअल, जो कि अपने लोगों पे ये सोवरेन पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई इनकी। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को ज़रा एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन में दो टाइप के लोग आते हैं। एक जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, और एक जो एलियन होते हैं। सिटीजन एंड एलियन। सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन वो लोग होते हैं जो किसी सोसाइटी के फुल मेंबर होते हैं। सिटीजन्स आर द फुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सिटीजन क्या होते हैं? फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसका फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी का मतलब क्या है कि ये किसी भी पोस्ट के लिए अपने आप को, अगर ये एलिजिबल हैं, अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सिटीजन हैं तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं उस कंट्री के, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो एज क्राइटेरिया, जैसे इंडिया में लोकसभा में जाने के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए,
राज्यसभा में 30 ईयर्स होनी चाहिए, पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, वोट देने के लिए 18 होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिटीजन्स कर पाते हैं, जो फुल मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के। ठीक है, तो इनको कौन करते हैं? सिटीजन्स। लेकिन एक और टाइप, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें सिटीजन्स तो आते ही हैं, जिनके जो प्रॉपर यहाँ के सिटीजन्स हैं, जिन जो फुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं। बट एलियंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलियंस का कॉन्सेप्ट वो साइंस वाला नहीं जो हम पढ़ते हैं कि एलियंस आएंगे, वो जो हमने मूवीज़ में देखा है जादू वगैरह, वो नहीं। एलियंस का मतलब होता है दो टाइप। एलियंस में यहाँ दो में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस। फ्रेंडली एलियंस का मतलब क्या है? एलियंस का मतलब तो ये कि वो सोसाइटी के फुल मेंबर्स नहीं होंगे। मतलब कि ये लोग वो हैं जो, जैसे कि इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिससे आईएएस आईपीएस आईआरएस के लिए रिक्रूटमेंट होती है। तो एलियंस, जो एलियंस है वो उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि वो सिटीजन्स नहीं है सोसाइटी के। ठीक है, एलियन रह रहे हैं बेशक, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस का मतलब है कि, फ्रेंडली एलियंस का एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि टूरिस्ट। तो मान लो कोई आदमी अमेरिका से इंडिया घूमने आया, तो ये थोड़ी है कि वो अमेरिका से इंडिया घूमने आया तो वो यहाँ पे आके अब इलेक्शन वगैरह भी लड़ ही लेगा और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। नहीं, वो तो सिर्फ टूरिस्ट है। डिप्लोमेट्स, जो अम्बेसडर वगैरह होते हैं दूसरी कंट्री के, डिप्लोमेट्स भी फ्रेंडली एलियंस में आते हैं। ठीक है, और डिप्लोमेट्स के जो चाइल्ड वगैरह हो गए, जो बच्चे वगैरह हो गए उनके, वो भी फ्रेंडली एलियंस में आते हैं। एनिमी एलियंस क्या होते हैं? एनिमी एलियंस में आएगा हमारा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। इलीगल माइग्रेंट्स जो कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के इंडिया में एंटर कर गए, इलीगल माइग्रेंट्स। और कौन हो सकते हैं? और हो गए टेररिस्ट्स। ठीक है, टेररिस्ट हमारे एनिमी एलियंस होते हैं, वो थोड़ी पेपर वगैरह के आते हैं। तो ये होता है पॉपुलेशन के दो पार्ट। ठीक है, सिटीजन एंड एलियन। तो अभी इसमें और हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो अब जो हम एक चीज़ देखेंगे जो कि बहुत ही इंडिया में फेमस है, वो है स्टेट स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। ये क्या है? स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, ये तो इंडिया में कुछ सालों 2000, मैं डेट नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि मान लो कि मैंने अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, जैसे कि कोई पॉलिसी आई और किसी सिटीजन को या किसी को पसंद नहीं आई, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है। गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने इलेक्ट किया है। लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क होता है। अगर आप स्टेट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, स्टेट का मतलब है अपनी पूरी कंट्री को ऐसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म इज स्टिल ओके। बट इफ़ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट देम, if you are acting against the state, then it is anti-national activity. But you need to identify that saying something against the government is not anti-national. It is the part of democracy. You can criticize the government. Okay. So sometimes government feels that they are the state. They are the entire country. So they put people in behind the bars. So there is a very famous colonial law which is anti-sedition law. Anti-sedition law, IPC 124A। ओके, दिस इज एंटी-सेडिशन लॉ। अगर आप, ये पहले के ज़माने में था, इसको कहते हैं राजद्रोह। जो राज कर रहा है आपके ऊपर, अगर आपने उसके खिलाफ कुछ बोला, हिंदी हिंदी में कहते हैं इसको राजद्रोह, एंटी सेडिशन लॉ। तो आपने उसके बारे में कुछ बोला अगर, तो पहले क्या होता था, ये ब्रिटिशर्स ने चालू किया था। तो जैसे फ्रीडम फाइटर्स कुछ भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, तो वो लोग उठा के उनको जेल में डाल देते थे। तो एंटी सेडिशन लॉ के थ्रू तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब लोगों को भी जेल में डाला था ब्रिटिशर्स ने। बट इंडिया की बदकिस्मती ये कह लीजिए आप, कि ये जो कॉलोनियल लॉ है, ये आज तक इंडिया में है और आज भी बहुत लोगों पे ये यूज़ होता है टू कॉप देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो एंटी सेडिशंस लॉ, जो जिस कंट्री ब्रिटिश ने
इंग्लैंड ने ये लॉ इंडिया में लाया था, उनकी कंट्री में खुद अब ये लॉ नहीं बचा हुआ है, बट इंडिया ने अभी तक रखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे मेन तो ये है हमारा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक लॉ बुक है, ठीक है। ये एक लॉ बुक है जिसके अकॉर्डिंग किसी स्टेट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ठीक है। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और ये गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है कि आप इस तरीके से एक्ट करें, ठीक है। गवर्नमेंट को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट को पावर देती है, और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको राइट्स देती है, उनको अधिकार देती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे तो 1215 में एक किंग थे, किंग जॉन, उन्होंने लोगों को कुछ राइट्स दिए थे, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। वहाँ से किंग जॉन से जो इनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है वो अभी तक चलता आ रहा है। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है। वी हैव द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे को इनक्रेजमेंट मिलेगी कि मैं इसका और भी पार्ट बनाऊँ। ऑल्दो मैं बनाऊँगा ही, आप करें चाहे ना करें लाइक, ठीक है, बट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आपको आशा करते हैं कि आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।